गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो 10th क्लास का मैथ है उसे पढ़ाऊंगा। क्योंकि हमने देखा है कि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से जो भी मैट्रिक के छात्र हैं, ख़ासतौर पे जो बिहार बोर्ड के हैं या अन्य भी बोर्ड के होंगे, वे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं कि ऐसे लॉकडाउन में जब सारे स्कूल, कोचिंग या जितने भी एजुकेटिव संस्थान हैं वो सभी बंद हैं। तो ऐसे में हम लोग अपना जो मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कैसे करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि आज से मैं आपको जो 10th क्लास का मैथ है उसे पढ़ाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी NCERT का बुक चलता है बिहार बोर्ड में या BTC का, उसे मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो आज मैं मैट्रिक का जो मैथ है उसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है अगर मोटा मोटी अर्थ देखें इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है मिलान या मेल जोल। इंग्लिश वर्ड में कोऑर्डिनेट का मतलब हो जाएगा मेल जोल यानी मिलान। उसके अलावा जियोमेट्री अगर देखें तो ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक है जियो और दूसरा है मेट्री। तो जियो का मतलब ये होता है धरती या सतह समझ लें, और मेट्री का मतलब ये होता है मापन। ठीक है, तो ये इसका अगर इंग्लिश में देखें तो इसका मेल मिलाप अर्थ निकलेगा और इसका मतलब होगा धरती का मापन। या अगर मैथ में इसकी परिभाषा देखें तो ज्योमेट्री में हम इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि किसी तल पर स्थित जो बिंदु है उसका एक्स अक्ष या वाई अक्ष या दो अक्षों के बीच जो संबंध होता है उसी का अध्ययन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया जाता है। हिंदी में इसको नियामक ज्यामिति कहते हैं। चलिए कुछ हम बेसिक बातों को समझें जो इसके लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले जो एक सतह होता है उसे हम समतल कहते हैं। समतल या कार्तीय तल भी कह सकते हैं। एक समतल क्षेत्र को अगर हम दो एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा से बांटें तो ये 4 भागों में बंट जाता है। इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, इसको हम कहेंगे एक्स अक्ष, और इसको हम कहेंगे वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये एक दूसरे को लंबवत कट करता है। तो जैसे ही एक दूसरे को कट करता है तो एक समतल को जो है 4 भागों में बांट देता है। प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। यानी अगर ये पूरा एक समतल है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को जब काटा हुआ है तो इस तल को 4 भागों में बांट दिया है, जिसमें से प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश कहेंगे या पाद भी कह सकते हैं। यानी इसको कहेंगे प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश, इसको हम कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि गिनती जो है यानी काउंटिंग जो है हमारा इधर से शुरू होगा। इधर यानी हमारा जो दाहिना हाथ है उधर से शुरू होगा, ना कि बाएं ओर से गिनती शुरू होगा। अगर हम बाएं की ओर से गिनती शुरू करेंगे तो गलत हो जाएगा। यानी हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि इसमें गिनती जो होगी वो दाहिने साइड से होगी। इसलिए इसको हम बोलेंगे, ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश, और ये है द्वितीय चतुर्थांश, ये है तृतीय चतुर्थांश, और ये हो जाएगा हमारा चौथा चतुर्थांश। देखिए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, या इसको प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद भी कर सकते हैं। या इसको इंग्लिश में हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्रत्येक क्वाड्रेंट का अपना एक चिन्ह होता है। ठीक है, ये सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिए, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम वाई अक्ष कहेंगे, इसको बोलेंगे वाई अक्ष कहेंगे, और ये जो क्षैतिज रेखा है इसको एक्स अक्ष कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर ये वाई अक्ष है तो हम इस पॉइंट को वाई डैश बोल सकते हैं। ये एक्स है तो इसको हम एक्स डैश बोल सकते हैं। और ये दोनों जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी समकोण पर कट करता है। ठीक है, अब आइए इसको हम थोड़ा सा और जाने।
ये जो एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करता है इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। इसको मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है। अब एक और बात समझे, निर्देशांक क्या है। ये दो जो तल है, दो जो अक्ष है, इन दोनों अक्ष के बीच अगर कोई बिंदु दे दिया जाता है, दोनों अक्षों के बीच अगर कोई बिंदु दे दिया जाता है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जो उनकी दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। तो इसे हम मूल बिंदु कहेंगे। अगर हम यहाँ पर 1 2 3 ऐसे लिख दें, चाहे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा भी लिख सकते हैं या कम भी लिख सकते हैं, यानी ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी हमें आवश्यकता है, उस आवश्यकता के हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं। इधर भी हम 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें, 6 लिख दें। तो अगर ये कोई बिंदु ए है, ठीक है, तो इस ए का जो है, इस ए बिंदु का अगर एक्स अक्ष से दूरी देखें तो ये तो 0 है, 0 1 2 3 4, ये लगभग 4 के सामने आ रहा है, तो हम 4 लिख दें। और इधर वाई की ओर से देखें तो ये 5 के सामने की ओर आ रहा है, यानी 5 के सामने, ठीक है। तो इस तरह से जो इसकी लंबवत दूरी है एक्स अक्ष से वाई अक्ष से, वो क्या है, 4 और 5 है। यानी निर्देशांक क्या होता है, किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष की लंबवत दूरी होती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष की लंबवत दूरी होती है, ठीक है। तो 4 और 5 क्या कहलाएगा, ये ए बिंदु का निर्देशांक है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखें कि जब भी निर्देशांक लिखा जाता है तो निर्देशांक में पहला जो अंक होता है, यानी पहला जो स्थान होता है वो एक्स अक्ष का होता है, और बाद वाला जो अंक होता है वो वाई अक्ष का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं चिन्ह की। तो अगर ये प्रथम चतुर्थांश है तो ये दोनों प्लस होता है, और इसके जस्ट इधर आए उल्टा तो ये क्या होता है, माइनस माइनस होता है। तो अभी हमने बोला है कि पहले एक्स अक्ष का स्थान होता है, बाद में वाई अक्ष का होता है। तो अगर हमें ये 2 खंड याद रहेंगे, यानी 2 चतुर्थांश याद रहेंगे, तो बाकी जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, या याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे हमने बोला कि पहले एक्स को लिखा जाता है, चलिए हम यहाँ एक्स लिखते हैं और पहले वाई लिखते हैं। तो इस खंड में देखिए तो एक्स एक्सिस यही है, एक्स अक्ष यही है, और वाई अक्ष ये है। तो इस अक्ष का चिन्ह क्या होगा, माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस। और इस अक्ष का क्या होगा, यानी वाई का क्या होगा, प्लस। यानी ये द्वितीय चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, माइनस और प्लस। फिर हम इधर आते हैं चतुर्थांश में। तो हमने बोला कि इसमें भी एक्स को पहले लिखा जाएगा और वाई को पहले। तो एक्स अक्ष ये है, तो इसका चिन्ह क्या था, प्लस था, तो हमने प्लस लिखा। और इधर वाई अक्ष है, इसका चिन्ह क्या था, माइनस था। तो इस तरह से इसका भी हमने जान लिया कि चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, प्लस और माइनस होता है, ठीक है। यानी ध्यान रखें कि पहला चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है, ठीक उसके उल्टा आए यानी तिरछे आ जाए तो उसका चिन्ह क्या होगा, माइनस माइनस होगा। प्रथम का प्लस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस होगा, ये तृतीय चतुर्थांश है। और दूसरा का क्या होगा, माइनस प्लस होगा, दूसरा का माइनस प्लस, और तीसरा का प्लस माइनस। ध्यान रखिए, इससे भी कई बार प्रश्न बनते हैं मैट्रिक के एग्जामों में। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं, खासतौर पे अभी तो 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, लेकिन 100 ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, जिसमें से 50 ही आपको सही बनाने हैं। तो उसमें अधिकांश देखा जाए, अगर देखिए कोऑर्डिनेट से जो सवाल बन रहे हैं उसमें केवल कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक से ही प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं कि वो किस चतुर्थांश में है। जैसे कई बार पूछा गया है कि -2 और 5 ये किस चतुर्थांश में है, या -6 और -7 किस चतुर्थांश में है, या अगर +8 -6 ये किस चतुर्थांश में है। तो केवल इतनी ही बात को अगर हम ध्यान में रख लें तो हमें 2-3 नंबर इससे मिल ही जाएंगे, क्योंकि हर साल आपके प्रश्न में 2 या 3 नंबर के प्रश्न ऐसे आते ही हैं। तो अभी हमने देखा ये x का है और ये y का है। तो x का चिन्ह क्या है और y का चिन्ह क्या है, यहाँ x माइनस में है और y क्या है, प्लस में है। तो ऐसा कहाँ पे है, यहाँ पर है। यानी ये हमारा किस चतुर्थांश का है, किस चतुर्थांश का निर्देशांक है, तो ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक है। अगर हम इसकी बात करें तो दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस किस में होता है, तृतीय चतुर्थांश में होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो एक प्लस में और एक माइनस में, पहला प्लस में और दूसरा माइनस में, यानी x प्लस में है और y माइनस में है। तो ऐसा हमें यहीं पे दिख रहा है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में दिखाई दे रहा है। यानी ये चतुर्थ चतुर्थांश का निर्देशांक है, और ये जो है ये कितना का था, ये दूसरा का था, और ये किसका था, तीसरा का था। अगर ऐसा रहे 9 और 10 तो दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस किसका है,
ये प्रथम चतुर्थांश का है। तो इस तरह से जो है हम प्रत्येक चतुर्थांश के चिन्हों को भी याद कर लेंगे और उससे संबंधित प्रश्न को हम बना सकेंगे। चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्स अक्ष था इसको हमें भुज भी बोल सकते हैं, भुज, और वाई अक्ष को हम कोटि बोल सकते हैं। वाई अक्ष को कोटि भी कहा जा सकता है, यानी वाई अक्ष को कोटि और एक्स अक्ष को भुज कहा जा सकता है। और इसका निशान क्या होता है? 0 0। मूल बिंदु का निशान 0 0 होता है। इसका चिन्ह क्या होगा? प्लस प्लस। इसका चिन्ह क्या होगा? प्लस माइनस। इसका चिन्ह क्या होगा? माइनस माइनस। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? इसका चिन्ह क्या होगा? सॉरी, इधर होगा ये माइनस प्लस, और इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, ये हमें कैसे याद रखना है? क्योंकि हमने बोला कि पहले x को लिखा जाएगा उसके बाद y को। तो इधर x अक्ष से ही है, यानी x अक्ष यही है, तो इसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस दिया गया। और यहाँ y अक्ष है, यानी y राइस है, तो इसका चिन्ह क्या है? प्लस, तो हमने प्लस लिखा है। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे होता है। तो इस तरह से हमें चिन्ह भी ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर 10th में देखें तो हमें दूरी सूत्र बनाना होता है। दूरी सूत्र से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दूरी सूत्र जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी को बताता है। अगर कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है, तो इसके बीच की दूरी जो बताएगा उसी को हम दूरी सूत्र कहेंगे। और दूरी सूत्र जो है अगर सामान्य रूप से देखें तो दूरी सूत्र जो होता है वो रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। इसमें x1 आगे भी आ सकता है, x2 पीछे भी जा सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन देखिए कि ये सूत्र आया कहाँ से? तो अगर हम इस प्रथम जो चतुर्थांश में अगर इसमें हम कोई दो बिंदु लेते हैं, जैसे एक बिंदु ये ले लिया गया और दूसरा बिंदु हमने ये ले लिया, ठीक है, नीचे ही ले लेते हैं, तो हमें दूरी जो होता है वो मूल बिंदु से बताना होता है। हमेशा बात में ध्यान रखें कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, नियामक ज्यामिति जो होता है या निर्देशांक ज्यामिति जो होता है, उसमें किसी भी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से बताई जाती है, या किसी भी बिंदु की दूरी का निर्धारण जो है हमें मूल बिंदु से करना होता है। तो अगर ये बिंदु हमारा ए है और ये क्या है? बी है, तो अगर हम जोड़े इसको तो यही हमारी दूरी होगी, यानी दूरी ए बी होगी। तो हम पहले इसका देख लें एक्स अक्ष पर, और इसका भी देख लें एक्स अक्ष पर, लंबवत दूरी ले लें, इसका भी लंबवत दूरी ले लें, और इसका भी हम लंबवत दूरी अक्ष से लिए। ठीक है, तो अगर हम इसको x1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? x2 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? y2 बोलेंगे। तो ऐसा y3 भी आ सकता है, y4 भी आ सकता है, x3 भी आ सकता है, x4 भी आ सकता है। तो हमें तो दूरी इसी का बताना है AB का। अगर हम इसको इसी के समान लंबाई पर अगर हम यहाँ मिलाते हैं तो ये C हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम इसको लंब बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे कर्ण। तो पाइथागोरस में हमने देखा था कि h जो होता था, यानी कर्ण जो होता था, वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता था। और तो उसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें तो h कौन हो जाएगा? h हो जाएगा AB, और रूट अंडर P कौन है? P हम इसको कर सकते हैं, BC को बोल सकते हैं BC का स्क्वायर, और B किसको बोल सकते हैं? B हमारा हो जाएगा कौन? AC का स्क्वायर। ध्यान दें, इसे हम यहाँ लिखते हैं, वहाँ नहीं दिखाई देगा। देखिए, तो हमने देखा है कि AB बराबर आया था, क्या था? BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसमें देखें तो जितना AC है ना, AC है, अगर इसका नाम हम DE दे दें, DE, तो जितना DE होगा उतना ही AC होगा। अगर इसका नाम दे दे F,
इस पॉइंट का नाम दे दे एफ और इसका नाम दे दे जी, तो जितना एफ जी होगा उतना ही क्या होगा, बी सी होगा। ठीक है, तो अगर हम इस इतना की बात करें यानी केवल ए सी की बात करें या डी ई की बात करें तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक x1 है और ये यहाँ से यहाँ तक x2 है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, x1 है और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2 है। तो हमें केवल इसके बीच की दूरी बताना है। तो क्यों ना अगर हम x2 में से मतलब इस टोटल में से इतना घटा दे, इस टोटल में से इतना घटा दे तो हमें इसके बीच की दूरी मिल जाएगी। ध्यान दें, पूरा जो टोटल है यहाँ से अगर इसको हम O मान लें, यानी OE में से अगर DO घटा दें, OE में से DO घटा दें तो हमें DE मिल जाएगा और ये DE किसके बराबर है, AC के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब हमें x2 में से क्या घटाना होगा, x1 घटाना होगा। तो हम यहाँ लिख दें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। उसके बाद अगर जस्ट ऊपर देखें तो जितना BC होगा उतना ही क्या होगा, FG होगा। तो FG निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको y2 में से y1 घटाना होगा। ये y1 है और यहाँ इस पॉइंट का नाम हमने g दिया है। ये y2 में से अगर y1 घटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसके बीच की दूरी यानी FG जो BC के बराबर है, यानी FG मिल जाएगा। जब FG मिल जाएगा तो BC मिल जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे y2 माइनस y1। तो इस तरह से हम दूरी सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, इस पर कई प्रश्न हर साल बनते हैं बोर्ड में, तो उसको भी हम यहाँ कराने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को इस फार्मूला से संबंधित जो भी प्रश्न आने वाले हैं वो समझ में आ जाए। चलिए, सूत्र को उतारना है तो उतार लें, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे प्रश्न बन सकता है, रेखा AB के बीच की दूरी बतावे, जहाँ A का निर्देशांक 2, 4 एवं B का निर्देशांक 5, 7 है। ध्यान दें, इसको हम एक लाइन के थ्रू समझें। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B है। तो इसको हम लिख दें, A का निर्देशांक कितना दिया है, 2, 4। B का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 5 और 7। ठीक है, तो इसमें हमने बोला था कि पहला स्थान x का होता है, बाद वाला y का होता है। इसमें भी पहला x का होगा, दूसरा y का होगा। तो अगर हम x1 बराबर 2 मान लें तो x2 बराबर कितना मानेंगे, 5। y1 बराबर 4 मान लें तो y2 बराबर कितना मानेंगे, 7। y2 4 तो y2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। y1 बराबर 4 है, y2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब हम लिखिए दूरी सूत्र से AB बराबर क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया कि x2 माइनस x1 दूरी सूत्र से का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान रख दें x2 का, तो x2 हमारे पास है 5 माइनस x1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर, फिर y2 कितना है, 7 है और y1 कितना है, 4 है। इसका होल स्क्वायर कर दें, 5 में से 2 जाएगा 3 का होल स्क्वायर, फिर 7 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर। ध्यान दें, 5 में से कितना जाएगा, 2 जाएगा। 5 में से 2 गया 3, वही 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 को हम लिख सकते हैं 18 को हम लिख सकते हैं 3√3, यानी 3√2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसका जो इकाई होता है ना, इसका जो मात्रा कर सकते हैं वो इकाई ही कहलाएगा। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में होगा तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे, जब नहीं रहेगा तो हम इकाई लिखेंगे। ठीक है, यानी AB के बीच की दूरी क्या निकल जाएगी, √18 निकल जाएगी, या उसको हम 3√2 बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके दो बिंदु के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं। चलिए, इसे उतारना है तो उतारे, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
आइए अब हम किताब के प्रश्नों को लेते हैं। जो हमारे पास एनसीईआरटी बुक है या बीटीसी का बुक है, दोनों में लगभग सेम ही प्रश्न रहते हैं। ये होता है कि एनसीईआरटी में के अधिकांश बुक जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं, लेकिन मैथ दोनों में लगभग सेम रहते हैं, यानी सेम ही रहते हैं, टोटली सेम रहते हैं। तो उसके प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसे इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है, पहला 7.1 जो चैप्टर है, वो दिया है कि निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी को ज्ञात करें। यानी पहला जो बिंदु युग्म दिया हुआ है, पहला बिंदु युग्म दिया हुआ है वो ये है 2,3 और दूसरा दिया हुआ है 4,1। तो हम इस तरह क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये कोई लाइन है, इसका ये बिंदु ए है और ये क्या है, बी है। इसका निर्देशांक 2,3 दिया है और इसका निर्देशांक 4,1 दिया है। अब ये चित्र नहीं भी बनाएंगे तो भी बन जाएगा और ये सही होगा। तो हम इसमें पहला x1 मानेंगे 2 और x2 कितना मानेंगे 4, y1 कितना मानेंगे 3, y2 कितना मानेंगे 4। ठीक है, यानी x1 2, x2 3, x2 नहीं 4 ही है, 4 है, y1 कितना है 3 है और y2 कितना है 1 है। तो अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करें। दूरी सूत्र से यानी दूरी लिख ले डायरेक्ट, या दूरी सूत्र से लिखें। रूट अंडर क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखें, मैथमेटिक्स में जब भी आप मैथ बनाते हैं तो जो भी सूत्र आप मैथ में प्रयोग करते हैं ना, तो उसे बोलने का प्रयास करें। जब भी आप लिखें तो चुप होकर न लिखें, थोड़ा सा जब भी सूत्र लिखें तो हम थोड़ा बोल लें, या मन में ही बोल लें या थोड़ा सा आवाज़ देकर ही बोल लें। क्योंकि आप जब इसको बोलेंगे तब वो आपको याद हो जाएगा और वो धीरे धीरे परमानेंट याद हो जाएगा, वो आपके दिमाग से नहीं उतरेगा। तो उसी तरह हम भी बोलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमें भी याद रहे। चलिए, तो अगर x2 देखें तो x2 हमारे पास 4 है और x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 है और y2 1 है और y3 कितना है 3 है, इसका होल स्क्वायर कर लें। अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर, 1 में से 3 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें, यहाँ भी सेम कंडीशन है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर स्क्वायर से ये माइनस गायब हो जाता है, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 कितना हो गया 8, रूट 8 होगा। रूट 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से हमने पहले प्रश्न का पहला जो क्वेश्चन दिया था उसको हमने बना लिया। इसके बाद वाला भी प्रश्न आपसे बन जाएगा। अब हम इसके तीसरे प्रश्न को बताते हैं जो थोड़ा सा अलग है। चलिए, इसे उतारना है तो उतार लें। तो इसके थोड़े अलग जो प्रश्न दिए हैं उसको हम देखते हैं। हो सकता है कि आपको देखकर अलग लगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। a, b दिया है और दूसरा दिया है -a और -b। देखिए पहले अंक आता था लेकिन अब अंक नहीं दिया है, अब यहाँ पे ABCD दे दिया है, यानी इसको अब अलजेब्रा के फॉर्म में डालना चाहता है। ठीक है, तो हम इससे डरेंगे नहीं, हम मानेंगे कि x1 हमारे पास कितना है a है और x2 कितना है x2 -a है, y1 कितना है b है और y2 कितना है -b है। ठीक है, फिर दूरी बराबर लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर देखें तो हमारे पास x2 कितना दिया हुआ है -a का होल स्क्वायर कर लेंगे, -a, और x1 कितना दिया है वो a दिया है का होल स्क्वायर कर लें। उसके बाद y2 कितना दिया है, y2 माइनस b दिया है और y1 कितना है b है। ठीक है, ये माइनस जो है ये प्रश्न का ही है, सूत्र का ही है, वो लिखा गया है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि काम पहले ब्रैकेट के अंदर का किया जाता है। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा b, -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी a को जोड़ेंगे तो -2a हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही दिया जाता है। फिर यहाँ भी वही हाल है, माइनस माइनस प्लस होता है तो b और b कितना हो जाएगा 2b, चिन्ह माइनस का ही दिया जाएगा, यानी जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह दिया जाएगा। यहाँ तो दोनों सेम है तो दोनों में किसी एक का चिन्ह दे सकते हैं। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा,
स्क्वायर से माइनस नेगलेक्ट हो जाता है, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b का होल स्क्वायर। अब इसे जोड़ेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन ये जुड़ेगा नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है b स्क्वायर है। जो समान चर वाले पद होते हैं उसी को जोड़ा जाता है, ठीक है, और समान चर वाले पद को नहीं जोड़ा जाता है। तो हम क्या करें कि इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। अब इस 4 को अगर हम बाहर कर दें, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, तो हम 2 रूट कितना लिख दें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि ये गुना के रूप में है तो गुना के रूप में जो रहता है वो रूट से बाहर आ सकता है। अगर वो वर्ग है तो किसी संख्या का वर्ग है तो क्या होगा रूट से बाहर आ जाएगा। क्योंकि 4 2 का वर्ग है तो 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि पहले अंक का जो पहले प्रश्न का जो तीसरा भाग यानी तीसरा प्रश्न है वो बन गया। तो इस तरह से हम तीसरे का भी जवाब दे सकते हैं। चलिए इसे उतारना है तो उतारें, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अगर आपके पास किताब हो तो उसमें देखें, अन्यथा हम बोल रहे उसे सुने। कर रहा है बिंदु 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके बाद भी दिया है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी भी बिंदु का निर्देशांक दिया है तो हम दूरी सूत्र से उसकी दूरी को ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो 7.2 में दिया हो, 7.4 में दिया हो, 7.5 में दिया हो, यानी कहीं भी दो बिंदुओं का अगर निर्देशांक दिया है तो उसे हम दूरी सूत्र के द्वारा उसके दूरी को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तत्काल लिखते हैं, इसमें 2 बिंदु दिया हुआ है, एक दिया है 0 0 और एक दिया हुआ है 36 और 15, ठीक है। यानी 2 बिंदुओं का निर्देशांक दिया है, हम चाहे तो इसको ए का निर्देशांक मान सकते हैं और इसका बी का निर्देशांक मान सकते हैं। इसको हम बोलेंगे x1 और इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, ठीक है। यानी हम यहाँ लिख ले x1 बराबर 0, x2 बराबर कितना 36, y1 बराबर हो जाएगा 0, फिर y2 बराबर हो जाएगा 15। चलिए अब इसको हम दूरी सूत्र पर लगाते हैं। दूरी बराबर क्या पढ़े थे हमने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए हम इसको रखते हैं, तो x2 कितना है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 15 माइनस 0, चूँकि y1 कितना है 0 ही है। 36 का स्क्वायर कितना होता है, शायद 1296 होता है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है। इसको हम जोड़ेंगे, 36 का स्क्वायर 1296 होता है। अब इसका स्क्वायर निकाल के रख लेंगे। हो सकता है कि हमने गलत लिखा हो, लेकिन हमें जहाँ तक याद है कि 36 का स्क्वायर 1236 हो सकता है, 96 हो सकता है। आप 36 में 36 से गुना करके लिख सकते हैं। तो 1296 में अगर हम इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 6 5 11 का 1, 9 2 11, 1 12 का 2 हाथ में 1, 12 2 14, 1 15। इसको हमने जोड़ा तो 1521 मिला। अब 1521 जो है ये किसका स्क्वायर रूट है, तो हमें 39 का लग रहा है, यानी 39 का स्क्वायर रूट है। यानी इस 2 बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 39 इकाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, अब यहाँ पे हमें जो निर्देशांक मिला है वो क्या है 0 0 है, और यहाँ पे क्या है 36 और 15 है, ठीक है। तो जब भी कोई एक निर्देशांक टोटली 0 0 दे देता है तो हम समझ लेंगे कि वो दूरी कहीं और से नहीं पूछ रहा है, मूल बिंदु से पूछ रहा है, ठीक है। तो जब मूल बिंदु से आपको दूरी पूछा जाए तो हम दूरी सूत्र में थोड़ा सा बदलाव कर लेंगे, तब दूरी सूत्र जो होगा हमारा वो इस प्रकार का होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर, या सीधा समझे x का होल स्क्वायर या x का स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। हम इसको x1 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, y1 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो दिया रहेगा ना उसी का स्क्वायर हमको कर लेना है, 0 को छोड़ करके हम जो अंक दिया गया है उसी का होल स्क्वायर कर लेंगे। यानी 0 वाला निर्देशांक हमें छोड़ देना है, जो निर्देशांक दिया उसी को हम x और y मान लेंगे और उसी का होल स्क्वायर करके अंदर रूट कर लेंगे। जब अंदर रूट कर लीजिएगा तो जो अंक मिलेगा या संख्या मिलेगा वही क्या है, ये दूरी होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जब भी दूरी मूल बिंदु से पूछता है तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अदरवाइज अगर
मूल बिंदु से नहीं पूछता है, यानी कोई एक निर्देशांक 0 0 नहीं दे रहा है, तो हमें उसी सूत्र का प्रयोग करना है जो यहाँ पे दिया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके द्वारा हम किसी दो बिंदु के बीच की दूरी को बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 2 ही प्रश्न मात्र रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मैं अन्य प्रश्नों को भी कराऊंगा। और दोस्तों आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जो भी दोस्त आपके जो क्लासमेट होंगे जो खासतौर पे 10th में है, जो स्कूल कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हैं या अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या जो नहीं लिए हैं, उन तक हमारी इस बातों को पहुंचाएं, हमारे इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उन्हें लाभ मिल सके। और उन्हें जो मानसिक चिंता रह रही है इस लॉकडाउन के चलते, जो उनकी क्लास का मैथ पूरा नहीं हो पा रहा है, कई सब्जेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उस चिंता को दूर किया जा सके और इस वीडियो से उन्हें लाभ भी मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपके आसपास में मैट्रिक के छात्र हों, चाहे वो आपके छोटे भाई ही क्यों ना हो, बड़े भाई ही क्यों ना हो, उनको इस वीडियो को देखने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो इस वीडियो का लाभ ले सकें। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। और आज के लिए हम बस इतना ही देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।